हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉप क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट टॉपिक पे बात की थी। फर्स्ट चैप्टर था हमारा 11th क्लास का, एंड आज हम बात करते हैं अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर की। 11th क्लास चैप्टर सेकंड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक आपका फर्स्ट में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, सेकंड में। नाउ स्टार्ट योर क्लास। फर्स्ट टॉपिक अकाउंट। अकाउंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एक्चुअल प्रैक्टिस इज द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एंडेड एंड सब्सट्रैक्टेड एट वंस one place. Such place is the customary from as an account. Clearly the understanding the meaning of debit and credit is essential to understand the meaning and from of an account. यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, क्या बताया गया आपको अकाउंटेंसी के अंदर या अकाउंट में। नॉर्मली हम अकाउंट में एक रिकॉर्ड रखते हैं। वो रिकॉर्ड होता है आपका क्रेडिट का और डेबिट का। जब एक कस्टमर आपसे गुड्स को, एक शॉपकीपर से कस्टमर किसी गुड्स को क्रेडिट परचेज करता है या डेबिट परचेज, मतलब वो उधार ले रहा है या नगद खरीद रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी एक किसके अंदर आती है, अकाउंट के अंदर आती है। यही क्रेडिट डेबिट का जो लेन देन होता है, जो रिकॉर्ड होता है, इसे हमें ऐड भी करना होता है और इसे हमें सब्सट्रैक्ट भी करना होता है। मतलब अगर हमारे पास से कोई व्यक्ति सामान लेके जाता है तो हम उसे ये देखेंगे कि वो कैश में गया है या क्रेडिट गया है, नकद गया है या उधार गया है। इसी रिकॉर्ड को, इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ये एक, हम ये कह सकते हैं ये कि अपने रिकॉर्ड की ट्रांजैक्शंस को, उसके नेचर को, उसके रिकॉर्ड को एक एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन करना अकाउंटेंसी कहलाता है। सेकंड टॉपिक है हमारा कैपिटल। कैपिटल की बात कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स आर एसेस्ड। इट इज द अमाउंट with the help of which good and assets are purchased in the business. As such, in order to calculate the amount of capital, all current assets and fixed assets is the added up and external liability are deducted out of it. देखो कैपिटल होती क्या है स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ आपको। सिंपल वे में बात करूँ तो कैपिटल इज अ क्लेम ऑफ ऑनर। कैपिटल ओनर का क्लेम होता है। यह बताया गया कि एक प्रोप्राइटर द्वारा जो बिजनेस में जितने भी अमाउंट को इन्वेस्ट किया जाता है वही आपकी क्या है, कैपिटल है। अगर आप इससे भी इजी याद रखना चाहते हैं तो आप ये याद रखें, कैपिटल इज अ क्लेम ऑफ ऑनर। ऑनर का क्लेम कैपिटल कहलाती है। हम अपने थर्ड टॉपिक की बात को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइंग की बात करते हैं। Any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use of any private payment made out of business funds are called drawing. यहाँ आपको बताया गया कि एक ओनर के द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्राइवेट पेमेंट बनाना हो या बिजनेस के अदर फंड हो, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। कैश निकालना, यह हमें इससे भी सिंपल बताता हूँ आपको। इससे भी सिंपल ये है, एक बिजनेसमैन या एक ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जितना भी खर्च करेगा वो हमारी ड्राइंग होती है। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति का एक शोरूम है तो वो उसका ओनर है। वो शोरूम हम मान लेते हैं कि क्लॉथ्स का है। किसका है, क्लॉथ्स का है, कपड़े का है। वो उसमें से अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसमें से कुछ क्लॉथ्स ले लेता है, तो वो पर्सनल यूज़ हुआ उसका, और वो ही पर्सनल यूज़ हम एज ए ड्राइंग बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच आर द फर्म और द आउटसाइड एक्सपेक्टेड द अमाउंट ऑफ टू प्रोप्राइटर्स इन द वर्ड्स of Finney and Miller.
फिनी एंड मिलर के वर्ड्स में भी देख लेते हैं। लायबिलिटी आर द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। लायबिलिटी इक्वल होती है एसेट्स माइनस कैपिटल। पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ विच इज द फर्म ऑफ और टू आउटसाइडर्स। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का सिंपल वे में आप ये ध्यान रखें कि लायबिलिटी एज ए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आपको पेमेंट करना ही करना है। टू प्रोप्राइटर होंगे, जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उसका पेमेंट आपको करना होता है। अब नेक्स्ट क्या बताया आपको? फिनी एंड मिलर अपने वर्ड में कुछ बात बता रहे हैं आपको लायबिलिटी होती क्या है। लायबिलिटी आर देयर अमाउंट ऑन द टू क्रेडिटर्स, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। फिनी एंड मिलर ने आपको यह बताया कि अगर आप अपनी एसेट्स यानी संपत्ति में से अगर आप कैपिटल को लेस कर देते हो, टू कॉन्सेप्ट को मिला के क्या बनाया लायबिलिटी? एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स आपकी क्या होती है? संपत्ति। कैपिटल क्या होती है? पूंजी। तो जब जाके आपकी लायबिलिटी आती है तो लायबिलिटी इक्वल होता है एसेट्स माइनस कैपिटल। अब यहाँ में आपके लिए आपने देखा होगा, मैंने आपको अभी कैपिटल को एक्सप्लेन किया था। कैपिटल जो एक प्रोप्राइटर द्वारा इन्वेस्ट की जाती है फर्म में या बिजनेस में। अब हम यहाँ एसेट्स की बात करते हैं ताकि आपको दोनों मीनिंग क्लियर हो जाए, यानी लायबिलिटी इक्वल एसेट्स माइनस कैपिटल। कैपिटल को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें क्या डिस्कस करना है? एसेट्स। तो मैं एसेट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। 5th पॉइंट है हमारा, एसेट्स आर, सॉरी ये एसेट्स नहीं है बच्चों, ये है आपका एसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका एसेट्स है। एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक्स बेनिफिट द राइट ऑफ विच आर ऑन और कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। मैं यहां आपको इससे भी सिंपल वे में बताता हूं, ये आपका एसेट्स है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इससे भी सिंपल बता देता हूं मैं आपको। एसेट्स वो होती है जिसका बेनिफिट हम इन फ्यूचर लेते हैं। सर वो कैसे? मैं बता देता हूं आपको बच्चों। देखो फॉर एग्जांपल, आपने आज प्रेजेंट टाइम में बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए कोई मशीन को परचेज किया, किसी मशीन को, तो क्या आप उसे सिर्फ आज़ाद यूज़ करेंगे, कल सेल कर देंगे? नहीं ना, क्योंकि हम उसका बेनिफिट इन फ्यूचर लेते रहेंगे। तो इसीलिए हम एसेट्स को सिर्फ याद रखेंगे कि जिस का बेनिफिट हम इन फ्यूचर लेंगे या लेते रहते हैं उसे हम एसेट्स बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। एसेट्स, सॉरी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। एनी disbursement of cash for transfer of property for increasing in a liability for purpose of acquiring assets goods service called expenditure। एक्सपेंडिचर हमारे खर्च होते हैं, फिर वो हम कैश में करें, यानी प्रोप्राइटर द्वारा ट्रांसफ़र किए जाएं कैश में, या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तब। उसका पर्पज़ होता है कि हमारे कितनी एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, कितना हमारा गुड्स है, कितनी सर्विस है, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? एक्सपेंडिचर कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। ये क्या होता है? स्टॉक रेफर्स ओनली ऑन द स्टॉक रेफर्स ओनली टू द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स विच आर द परचेज फॉर रेसलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग period, where is the inventory is right sum which include stock also does the inventory include the following। बच्चों जो स्टॉक होता है, जो स्टॉक होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक परचेज कर लिया जाता है, आपको बता दिया जाता है कि हाँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने गुड्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स ही परचेज कर लेता हूँ। लेकिन इन्वेंट्री में हम कुछ इंक्लूड करते हैं। इन्वेंट्री में इंक्लूड क्या होता है? जैसे रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, इन्वेंट्री स्टॉक हो गया। जैसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। रॉ मटेरियल कच्चा माल होता है, सेमी एवरेज यानी अभी भी आपने वर्क को फिनिश नहीं किया, अभी हाफ रह रहा है आपके पास वर्क। फिनिश गुड्स क्या है? कंप्लीटली सेल हो चुका है। स्टॉक होता है हमारे पास, अभी मैंने बताया कि जितना आपको माल, जितने की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आपका स्टॉक हो गया। हम इन्वेंट्री के अंदर इन सभी को इन्वॉल्व करते हैं। इससे भी इजी बताता हूँ।
जब हम फर्स्ट अकाउंटेंसी को रीड करते थे तो हमारा 1956 एक्ट चलता था, लेकिन अब वो अकाउंटेंसी के रूल चेंज हो गया है। अब एक्ट चलता है, मतलब 2013 चलता है, उसमें कुछ रूल को ऐड किया गया, कुछ को लेस कर दिया गया 1956 वालों को, लेकिन अभी भी कुछ ऐड हैं। तो वहाँ से ये इन्वेंट्री वर्ड आया निकल के। इन्वेंट्री वर्ड क्या है? हम कुछ के ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, जैसे BR, डेटर स्टॉक, और कुछ के क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये BR का ओपनिंग है या ये आपका BP का ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो हम इसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उन सबको एक जगह मर्ज कर देते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे बताया, रॉ मटेरियल भी ले लेंगे, सेमी फिनिश गुड्स भी ले लेंगे, फिनिश गुड्स भी ले लेंगे और स्टॉक भी ले लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी इन्वेंट्री कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या आ जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्सेस ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल के बारे में आपको बताया गया है। जो अमाउंट होती है वो रिसीव होगी सेल ऑफ द गुड्स, यानी जब आप गुड्स को सेल कर देंगे, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा। नॉर्मल सा बिजनेस कंपनी जो होगी वो गुड्स को सेल करेगी, सर्विस रेंडर्ड करेगी, और आपको जो गुड्स है उसको सेल करेगी। वहाँ से क्या आएगा? कैश आएगा। इसी को हम क्या करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स भी इंक्लूड होते हैं और बिल रिसीवेबल भी इंक्लूड होते हैं। कौन? देनदार और देयपत्र, यानी डेटर्स और बिल रिसीवेबल। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज फॉर सर्विस टेकन ऑफ द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल इंक्लूड बोथ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ आपको बताया था अभी ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ ट्रेड पेबल की बात करेंगे। अब ट्रेड पेबल उसका अपोजिट होता है। वहाँ क्या था? वहाँ हमें रिसीव करना था, यहाँ क्या है? यहाँ हमें पे करना है। यहाँ फॉर एग्जांपल हम लायबिलिटी की बात करेंगे, वहाँ हम एसेट्स में थे। एसेट्स को आपको पे नहीं करना होता, एसेट्स आपको पे कभी नहीं करना होगा, सिर्फ आपको क्या पे करना होगा? लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा। ट्रेड रिसीवेबल में भी वहाँ दो इंक्लूड थे, वहाँ डेटर और बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड था, लेकिन यहाँ ट्रेड पेबल में भी आपको दो ही मैटर इंक्लूड हैं। फर्स्ट है क्रेडिटर एंड सेकंड है बिल्स पेबल। वहाँ क्या था? डेटर्स और बिल रिसीवेबल। इतनी बात क्लियर है?